गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी से कनेक्ट करिए, स्टार्ट करते हैं फिर हमारे बैच को, हमारी क्लासेस को। ठीक है। गुड मॉर्निंग सलोनी, गुड मॉर्निंग नम्रता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एनर्जी है ना सुबह सुबह क्लास के लिए? प्रणाम प्रणाम। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग यहाँ पे आज करने वाले ज्योग्राफी। ठीक है, हम लोग आगे आप 2 से 2.5 महीने तक पूरा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, चाहे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें चाहे हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें। ठीक है, और आज की क्लास हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि ज्योग्राफी को तैयार कैसे किया जाए। ठीक है, ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कैसे की जाए, ज्योग्राफी को समझा कैसे जाए। आप मुझे समझिए, मैं आपको समझता हूं, तो थोड़ी जो हमारी जर्नी है ना 2-2.5 महीने की, वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, देखो जब तक मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं अगर वो आप नहीं समझ पाओगे तो कोई फायदा नहीं है फिर क्लासेस का। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, अगर वो आप तक पहुंच गई तो मेरा काम हो जाएगा। यहां पे मैं क्या करूंगा ना, यहां पे जो भी आपका सिलेबस है ज्योग्राफी का वो तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, सिर्फ फोटो में ठीक है, देखो हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे, फिर हम जहां पे भी हमारा मेंस का टॉपिक होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइक जब हम बात करते हैं वोल्केनो की, या जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक भूकंप की या ज्वालामुखी की, तो वो आपके टॉपिक है मेंस के, तो हम वहां पे आपसे मेंस के क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, मैं आपको मेंस का क्वेश्चन दूंगा और आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिख के भेजोगे, फिर मैं आपकी कॉपी को चेक कर दूंगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा वेट कर रहे थे, चलो तो हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। पहले ये बताओ कि 2026 में कौन कौन एग्जाम दे रहा है, 2026 का अटेम्प्ट कौन कौन देगा? गुड मॉर्निंग अतुल, गुड मॉर्निंग। 2026 का अटेम्प्ट कौन कौन देगा? हाँ हाँ बिल्कुल, डोंट वरी, मैं सिलेबस ही समझाऊंगा पहले। 2026 का अटेम्प्ट कौन कौन देगा? अच्छा आप दोगे, सना, बाकी? ठीक है ठीक है, प्रिया 2025, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 ठीक है। देखो मतलब ऑलमोस्ट 90% आप लोग जो है 2026 के लिए, कुछ आपके 2025 के लिए भी हैं। ठीक है, देखो हमें ज्योग्राफी को समझने से पहले ना, हमें ज्योग्राफी को समझने से पहले 2-3 चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, भूगोल में हमको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछता क्या है। अगर हमको ये चीज नहीं पता चलेगी कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछता क्या है, तो फिर हम ज्योग्राफी को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या से समझेंगे ज्योग्राफी को, कैसे पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्या पूछता है, हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस से हम थोड़ा थोड़ा सा भी नहीं भटकेंगे, और जो पीवाईक्यूज है हमारे उससे भी हम लोग नहीं भटकेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्रणाम प्रणाम। ठीक है सर, पीपीटी, देखो पीपीटी का यूज होगा। देखो मेरी आदत मैं बताता हूं, मैं पीपीटी का यूज करता हूं, लेकिन जो मैं समझाता हूं ना वो आपको, मेरा टारगेट रहता है कि जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं आपको, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, डोंट वरी, 2025 के लिए भी है, डोंट वरी, आपका प्री से पहले ही मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, हम लोग ज्योग्राफी में प्री, ठीक है, प्री ओरिएंटेड और आपका मेंस ओरिएंटेड दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, प्री एंड मेंस। देखो आपके सिलेबस में ना, अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में पाठ्यक्रम में क्या लिखा हुआ है, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, ये आपके प्री में है। ठीक है, ये सिलेबस आपके प्री में है। तो जब भी भारत एवं विश्व का भूगोल की बात आएगी, तो इसका मतलब यह है कि जितना भी भारत एवं विश्व का भूगोल है, चाहे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी हो, मानव भूगोल हो, जनसंख्या भूगोल हो, चाहे आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो, ठीक है, वो सारी चीजें हमको इसी के अंदर पढ़नी पड़ती हैं। और यहां पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहां पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहां पे आते हैं आपके फैक्ट और मैप बेस्ड। ठीक है, मतलब आंकड़े, आपको आंकड़े पता होने चाहिए। जब भी मैं आंकड़े की बात करता हूं, फैक्ट की बात करता हूं, तो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, फॉर एग्जांपल एंडीज पर्वतमाला कहां पे है, रॉकीज पर्वतमाला कहां पे है, दुनिया की सबसे
लाइक बड़ी आइलैंड मतलब या फिर द्वीप कौन सा है ना, कौन सी झील कहां पे है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके प्री में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं प्री का जो कंटेंट है ना वो होता है फैक्ट बेस्ड और आपकी मैपिंग बेस्ड। अगर आपको मैपिंग अच्छे से आती होगी तो आपका प्री का क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो। और जैसे ही हम प्री के बाद मेंस में जाते हैं तो मेंस में क्या है ना, मेंस में कुछ इसने टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, सिलेबस के आप जो सिलेबस है आपका मेंस का GS1 में जहां पे ज्योग्राफी पूछी जाती है वहां पे कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, तो उन टॉपिक को हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है सर, आप 21 आगे के बाद दे सकते हो। हाँ हाँ, आप देखो 20 में भी दे सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। आई थिंक डीएसपी की तो 20 साल है ना, डीएसपी की जो है मिनिमम एज आई थिंक वो 20 साल है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो देखो। और जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं, मेंस के क्वेश्चन भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होती है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, ज्वालामुखी और जो भूकंप है कैसे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, सुनामी कैसे उत्पन्न होती है, सुनामी की विशेषताएं क्या है, सुनामी कैसे प्रभाव डालती है हमारे ऊपर, वो सारी चीजें। ठीक है, सेम चीज नगरीकरण हो गया, स्मार्ट विलेज हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गया। ठीक है, तो जो सिलेबस है ना आपके मेंस में वहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं डायरेक्ट। तो हमको देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हमें जो अपना तैयारी करनी है, हमको यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, हमको सिर्फ अपने एग्जाम के लिए जो जरूरी चीजें है ना वो लेके जानी है। अगर आप पीएचडी करने बैठोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, फिर तो आप 5 साल 10 साल लगे रहोगे। ठीक है, तो हमको सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, और एक और चीज मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको यहां पे बताऊंगा कि जब भी आप ज्योग्राफी, अब देखो आज से क्लास स्टार्ट हो रही है ज्योग्राफी की, तो कल से अपने पास एक मैप लेके बैठ जाओ। ठीक है, कल से अपने पास मैप लेके बैठ जाओ। ऑल्दो 1-2 दिन आपका जियोमॉर्फोलॉजी चलेगा तो उसमें इतना जरूरी नहीं है मैप। जैसे ही आपका क्लाइमेटोलॉजी आएगा, जलवायु विज्ञान आएगा, समुद्र विज्ञान आएगा, या जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो पूरा आपको मैपिंग लेके बैठना पड़ेगा, अपने साथ मैप लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, अपने साथ मैप लेके बैठना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमको सिर्फ वो चीज पढ़नी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वरना तो ज्योग्राफी देखो बहुत बड़ी है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, बहुत सारी ज्योग्राफी है। आप ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे, ठीक है। सर प्लीज ऐसे पढ़ाइए जिससे नोट्स ज्यादा ना बना, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस के भी नोट्स बनाने होते हैं। आरिफा डोंट वरी। ठीक है, देखो ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे तो बहुत बड़ी है, अगर आप सेलेक्टेड चीजें पढ़ोगे ज्योग्राफी में तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट है ये, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देने का पूरा यूपीपीएससी में। ठीक है, और पूरा एक एक क्वेश्चन को मैं एनालाइज करता हूं कि प्री में कैसा पूछता है, मेंस में कैसा पूछता है। ठीक है, तो उसी बेस पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या हमें पढ़ना है, किस चीजों में हमें ज्यादा डीप में जाना है, किस चीजों में हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। हाँ हाँ, बेसिक से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, बेसिक से पढ़ाऊंगा, है ना। सौम्य मैप कोई भी ले लो, ऑक्सफोर्ड का ले लो। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का मैप ले लो। देखो ऑक्सफोर्ड के मैप में इंडियन मैप भी होगा, आपका वर्ल्ड मैप भी होगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का मैप ले लो आप। तो मेंस की जब भी बात करता हूं, देखो अब अगर मैं बात करूं इसका वेटेज की, इसका भार कितना होता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्री का, प्री में देखो 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 20 से 25 क्वेश्चन आपके प्री में पूछे जाएंगे। और मैंने अभी आपको बताया जो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, फाउंडेशन मैं पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा कि जो टॉपिक आपका प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहां पे हम लोग फोकस करेंगे, प्री ओरिएंटेड। जैसे ही टॉपिक आपका मेंस में आ जाएगा, जो जिस टॉपिक से मेंस में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको मैं पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। जैसे अगर मैं आपको वोल्केनो पढ़ाऊंगा, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वतों के ऊपर क्वेश्चन पूछता है मिलान करने को। ठीक है, और फिर जब ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको ज्वालामुखी का हमारे ऊपर क्या इंपॉर्टेंस, मतलब इंपैक्ट पड़ता है, या फिर ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी और भूकंप कैसे एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। ठीक है, तो वो आपके मेंस के लिए जरूरी है, तो मैं उसको उस टाइप से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो सर क्या टाइमिंग पॉलिटिक, सर जी आप मैप से पढ़ाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है,
पीपीटी से नहीं पढ़ाइएगा। देखो खुशी, देखो अगर मैं पीपीटी का यूज नहीं करूंगा ना, अगर मैं लिखवाने पे रहूंगा, तो आपका सिलेबस बहुत कम से कम 3-4 महीने लग जाएगा ज्योग्राफी के सिलेबस में कंप्लीट करने में। और मैं आपको यहां पे एक और चीज बता दूं, जो मेरी पीपीटी होंगी ना, जो मेरी पीपीटी होंगी, ठीक है, वो इनफ है। इस पीपीटी को आप अपने पास रखो, पीपीटी को, जो भी मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करूंगा उसको अपने पास रखो, उसको बार बार रिवाइज करो। आपको कोई ज्योग्राफी की बुक देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीपीटी ध्यान रखो और पीपीटी को बार बार रिवाइज करो। और दूसरी चीज, अपने पास एक पीवाईक्यू का बुक रख लो और मैप रख लो। तो एक हो गया आपका पीपीटी, दूसरा होगा पीवाईक्यू की बुक, तीसरा हो गया आपका मैप। अगर ये 3 चीज आपने रख ली ना, अगर आपके पास ये तीनों चीज हैं, पीपीटी, पीवाईक्यू और मैप, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ज्योग्राफी आपका बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकता। ज्योग्राफी आप बहुत अच्छा कर लोगे। जो 20 से 22-25 क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है ना, उसमें आप कम से कम भी 18 से 19 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस में 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है ये, 7 से 8 क्वेश्चन। अगर इसको मार्क्स में करूं तो 85 से 90 नंबर, 80 से 90 नंबर जो पूछता है आपका मेंस में पूछता है, ठीक है। तो देखो 200 नंबर का मेंस का पेपर होता है आपका, और उसमें से 80 से 90 नंबर आपका देखोगे ज्योग्राफी से पूछता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट में हेल्प करता है। देखो कहां कहां पे हेल्प करेगा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कहां कहां पे हेल्प करता है। सबसे पहले आपको हेल्प करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट में, है ना, आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन। और कहां पे हेल्प करेगा ये, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था में हेल्प करता है ना, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, ये सब हम पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। और देखो आईआर में हेल्प करता है बहुत, इंटरनेशनल रिलेशन में भी ज्योग्राफी हेल्प करता है। अगर आपको मैपिंग आती होगी, अगर आपको मैपिंग आती होगी तो आईआर का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली डील कर लोगे मैप के थ्रू, ठीक है। घटना चक्र, हाँ ले लो ले लो, देखो पीवाईक्यू कोई सी भी ले सकते हो आप, पीवाईक्यू की बुक आप कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैंने अभी आपको बताया प्री में 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा, और प्री का क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ना, वो होता है आपका मैप बेस्ड, मैपिंग, फैक्ट, और आपका एक से 2 क्वेश्चन जो होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले पूछता है कि आपकी कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी है पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे आपकी पूरी क्लास में। फिर जो मेंस में होता है, मेंस में आप देखोगे 80 से 90 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उसको भी हम बहुत इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हम लोग पीपीटी, पीवाईक्यू और मैप, अगर ये 3 चीज आपके पास हैं, 3 चीज अगर आपके पास हैं, तो आपको ना एनसीईआरटी पढ़ने की नीड है, ना आपको कोई ज्योग्राफी की बुक पढ़ने की नीड है। सिर्फ आपको क्या करना है, पीपीटी पढ़ना है बार बार, उसके खुद के छोटे छोटे नोट्स बना रहे हैं, पीवाईक्यू से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपको फिर अपने पास एक मैप रखना है, दैट इज। हाँ श्वेता, चलेगा चलेगा, ज्योग्राफी अगर घटना चक्र है तो चलेगा, ठीक है। चलो देखो देखो, पीपीटी में लिखने का मतलब यह नहीं कि पीपीटी में लिखो, पीपीटी का मतलब यह है कि जो आपको पीपीटी मिलेगी ना क्लास के बाद, जैसे आपकी क्लास खत्म होती है तुरंत आपके क्लास नोट्स में पीपीटी अपलोड हो जाती है, उसको अपने पास रखो, पीपीटी को डाउनलोड करो, अपने पास रखो, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रतिमा देखो, लगभग ये मान के चलो 18 से 20 पेज का, 18 से 20 पेज की मेरी पीपीटी रहेगी, वो इनफ है। सर पीपीटी लिखने में बहुत टाइम लगता है, गौतम देखो, अगर आप, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, पीपीटी से नोट्स मत बनाओ, जो मैं आपको कराऊंगा ना यहां से नोट्स मत बनाओ, यहां से क्या करो, पीपीटी को डाउनलोड करके अपने पास रख लो, ठीक है। सर क्लासेस इवनिंग की हो जाएगी, अनुराग देखो अभी तो नहीं हो पाएगी, बाकी मैं एक बार मैनेजमेंट से बात कर लूंगा, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, और वही जो पीपीटी है उसको प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लो, मैं आपको लिख के दे सकता, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कोई भी चीजें पढ़ाता हूं ना, रैंडमली नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। अभी यूपी स्पेशल, मैं यहाँ पे यूपी स्पेशली पढ़ाता हूं और यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, ठीक है। अभी यूपी स्पेशल का आपका पेपर हुआ था 2024 का, उसमें जाके देखो
जीएस 5 में मतलब यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 में 40 क्वेश्चन में से 39 क्वेश्चन मेरे पीपीटी से थे। कितने? 39। मतलब एक क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराया था, वो भी मैंने वहां पे क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ठीक है, लेकिन मैंने क्लास में पर्टिकुलरली पीपीटी से नहीं कराया था। तो 40 में से 39 क्वेश्चन मेरे क्लास के नोट से थे, पीपीटी से। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि पीपीटी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ना जब पीपीटी बनाता हूं करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखता हूं। आपको करंट अफेयर्स की भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं पीपीटी जब बनाता हूं तो बहुत सारी चीजों को, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो सारी चीजें कराता हूं मैं, ठीक है। चलो, फोन से पढ़ने में दिक्कत होती सर, खुद से नोट्स बना दीजिए, बनवा दीजिए सर। क्या? हाँ हाँ, यूपी स्पेशली मैं ही कराऊंगा, डोंट वरी सर। ब्लैक वाला पीडीएफ नहीं निकलता सर। घटना चक्र, हाँ घटना चक्र ले लो, चलेगा, घटना चक्र ले लो, ठीक है। बाकी आपको यूपी स्पेशली मैं ही कराऊंगा, ठीक है। देखो, पीपीटी लाने का फायदा क्या होता है मैं बताता हूं। पीपीटी लाने का फायदा ये होता है कि मैं आपको, जैसे मान लो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे माइंड में नहीं आई, लेकिन वो पीपीटी में लिखी हुई है, तो मेरे माइंड में तुरंत आ जाएगी और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हम टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो पीपीटी का यूज नहीं करता हूं तो सिलेबस कंप्लीट करने में 3-4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी छोटा तो है नहीं। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, प्री मेंस दोनों से हो गया, ठीक है। चलो, अब हम करेंगे थोड़ा सा, यहां पे हम आज क्या देखेंगे, भूगोल का परिचय, है ना। जो अभी हमने थोड़ा सा समझा भूगोल का परिचय, इसको और अभी डीप में देखेंगे। फिर हम देखेंगे अगला ब्रह्मांड, ठीक है, मतलब यूनिवर्स जिसको बोलते हैं, यूनिवर्स, ठीक है। आज हम ये टॉपिक आज कवर करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका सिलेबस की बात करते हैं। इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूं, देखो, ठीक है, एक सेकेंड, इसके मैं अगर सिलेबस की बात करूं, ठीक है, ये आपका मेंस का सिलेबस है। किसका? मेंस का। अभी मैंने आपको बताया प्री का सिलेबस क्या है। प्री के सिलेबस में आपका लिखा हुआ है भारत एवं विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। प्री के सिलेबस में यही लिखा हुआ है। जब भी भारत एवं विश्व की भूगोल की बात आएगी, प्री में देखो क्या क्या पढ़ना होता है हमको, ठीक है। प्री में देख लो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो टॉपिक कौन कौन से। जैसे देखो, जब भी विश्व का भूगोल की बात आएगी, विश्व के भूगोल, और वहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पीवाईक्यू आपने एनालाइज किया होगा तो आपको आइडिया होगा। जैसे ज्वालामुखी हो गया, है ना, ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से होते हैं, है ना, ज्वालामुखी पर्वत, या फिर वर्ल्ड लेवल पे पर्वत हो गया, पठार हो गया, झील हो गया, ठीक है, मरुस्थल हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें महासागरीय धाराएं हो गई, तापमान हो गया, महासागर का तापमान हो गया, लवणता हो गया, ठीक है, घास के मैदान हो गए, जैसे पंपाज हो गया, टाउन्स हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। ये आपका देखोगे मोटा मोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके प्री के लिए पढ़ने होते हैं। किसमें? विश्व के भूगोल में। जब हम ऐसे ही भारत का भूगोल की बात करेंगे, भारत का, तो उसमें नदियां हो गई, है ना, ड्रेनेज पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, है ना, अफवाह तंत्र, नदियां हो गई, पर्वत हो गए, ठीक है। अब देखोगे पठार हो गए, झील हो गई, जनजाति हो गई, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप देखोगे बहुउद्देशीय परियोजना हो गई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। तो ये सारे आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना आज से, तो हम क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक होगा, अगर उस टॉपिक से आपका पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा है तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, और कोई भी टॉपिक ऐसा होगा जहां से मेंस में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो उसको हम लोग में आपके सिलेबस, आपके पीपीटी में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो सर, क्लास में आज न्यू बच्चे हैं, नजर आ रहे हैं मे बी। अच्छा, हाँ हाँ, नए बच्चे होंगे, नए बच्चे होंगे, डोंट वरी सर। लोग आज ही सर, हमारा समस्या पीपीटी से नोट्स बनाने कितना दिक्कत होता है, नहीं तो सर, सर नोटबुक कितने पे
पेजेस के लेने होंगे। 60 आज तो कमेंट रुक ही नहीं। सर प्लीज पहले प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ा दो। जानवी देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेंस के लिए इतना कुछ है भी नहीं। अगर ज्वालामुखी और भूकंप को छोड़ दो, सब प्री ओरिएंटेड है। जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी में जाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड दिखेगा। ठीक है सर, आप अक्षर सर की तरह नोट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती। चलो हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है चलो, ये हो गया आपका प्री का। प्री में क्या लिखा हुआ है? भारत एवं विश्व का भूगोल, बस भारत एवं विश्व का भूगोल। लेकिन हमको देखो, हमको केवल प्री तो क्वालिफाई नहीं करना है, हमको सिलेक्शन लेना है ना, हमको सिलेक्शन लेना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो घर वालों को फोन करना है कि पापा जी हमने कर लिया, माता जी हमने कर लिया, भाई हमने कर लिया, या बहन हमने कर लिया। ठीक है, तो जो सुकून मिलता है सिलेक्शन के बाद, जब आप उस पीडीएफ में अपना नाम देखोगे, जैसे गौतम हो गया, है ना, करुणा हो गया, खुशी हो गया, सलोनी हो गया, नरगिस हो गया, जब आप अपना नाम देखोगे उसमें, ठीक है, तो जो सुकून मिलेगा, तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी है, उसके लिए हमको जी जान लगाना है ना। हम लोग ऐसे नहीं है कि बस ठीक है किसी ने बोला यूपीपीसीएस की तैयारी कर लो तो हम करने बैठ गए, नहीं। हमको अगर हम तैयारी करने आए हैं तो अब हमें लास्ट तक लड़ना है, जब तक हम लास्ट में फाइनल पीडीएफ में अपना नाम नहीं ले लेते। ठीक है, जब तक अपना नाम लेके नहीं आओगे फाइनल पीडीएफ में, तब तक आपको तैयारी करना है। एक और चीज ध्यान रखो, आपको अपने अंदर ये मोटिवेशन बना के रखो। अभी आपकी सिग्नेचर की वैल्यू कुछ नहीं होगी, है ना। अगर अभी आप कहीं पे भी सिग्नेचर कर देते होगे, इवन नहीं भी करते होगे, ठीक है, लेकिन अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपकी सिग्नेचर की वैल्यू होने लगे, है ना। आपके सिग्नेचर से किसी का जीवन बदल जाए। मान लो कल को आप एसडीएम बनते हो, ठीक है, कल को आप एसडीएम बनते हो, तो किसी, मान लो किसी बूढ़े जो दंपति है, उनका जमीन का विवाद है, किसी ने उनकी जमीन हड़प ली, वो आपके पास आते हैं, कहते हैं हमारी जमीन हड़प रखी है कई सालों से, उसे छुड़वा दो। तो आप एक सिग्नेचर से उनकी जमीन छुड़वा दोगे। उसके बाद जो उनकी चेहरे पे खुशी होगी ना, वही आपको खुशी के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, वही खुशी के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। देखो ये तो मेंस का सिलेबस है आपका। मेंस के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। अब जैसे ही प्रमुख प्राकृतिक संसाधन की बात आ जाएगी तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? देखो जल लिखा हुआ है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे कहां कहां पे कितना जल पाया जाता है, जल समस्या क्या क्या है, जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमारी भारत सरकार क्या कर रही है ना, या फिर जल की जो समस्या हो रही है ना, उसको कम करने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। भूजल देखो आप धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, उसको रोकने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मिट्टियां, अब भारत में मिट्टियां देख लो, वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। लाल मृदा हो गई, लेटेराइट मृदा हो गई, काली मृदा हो गई, उनके बारे में पढ़ेंगे। वन हो गए, वन, है ना। अब देखो वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो गए, है ना, शीतोष्ण वन हो गए, रेगिस्तानी वन हो गए, अल्पाइन वन हो गए। सेम चीज हमारे भारत में कौन कौन सी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इस बार क्या क्वेश्चन पूछा था आपके मेंस में, ये पूछा था जल, मिट्टी और वन कैसे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, है ना। जल, मिट्टी और वन कैसे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, यहीं से क्वेश्चन बना था। और जहां पे मिट्टी अच्छी होगी, जहां पे ज्यादा बारिश होगी, है ना, जहां की मिट्टी उर्वरक होगी, वहां पे क्या होंगे, वन ज्यादा होंगे। और जहां पे बारिश कम होगा या फिर जहां पे जल कम होगा और वहां पे मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होगी, तो वहां पे वन कम होंगे। जैसे रेगिस्तान में कम होते हैं वन, क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में कम बारिश पड़ती है। जब आप उधर की तरफ जाओगे जहां पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तरफ, वहां पे बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पे देखोगे घने वन पाए जाते हैं। तो तीनों चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, है ना। यहीं से आपका इस बार मेंस में क्वेश्चन बना था। ठीक है, क्या आपकी पीपीटी और पीडब्ल्यू की बुक्स में एक जैसा ही मटेरियल है तो कृपया राम, नहीं नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलो अगला है, देखो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब हमारे भारत के विशेष संदर्भ में हमको पढ़ना है ये। अब देखो ये जो भी पढ़ेंगे ना, हम इंडिया के विशेष कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, मतलब इंडिया में जल कितना पाया जाता है, जल प्रदूषण क्या क्या है। ठीक है सर, आपका कराया हुआ वर्क है, काफी रहेगा एनसीईआरटी बुक। नहीं नहीं, देखो मैं बोल रहा हूं ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी पीपीटी, पीवाईक्यू की बुक रख लो एक, और उसके बाद एक मैप रख लो, दैट इज इनफ।
उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। देखो एज अ टीचर ट्रस्ट करो, ठीक है, ट्रस्ट करो। नहीं नहीं गौतम जरूरी नहीं है। देखो अगर आप सिर्फ अपने आप से पढ़ रहे हो ना सेल्फ स्टडी के लिए, तब एनसीईआरटी जरूरी है। लेकिन अगर आपको कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है तो आपको जरूरी नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना या फिर कोई और बुक पढ़ना। हाँ मैप भी कराऊंगा, डोंट वरी, मैप भी कराऊंगा, ठीक है, मैपिंग भी कराऊंगा। तो आपको क्या रखना है, पीवाईक्यू, पीपीटी एंड एक मैप, इतना रख लो, ये काफी है, ठीक है, ये काफी है। और ट्रस्ट करो, मैं आपको अभी जब आरओ का एग्जाम होगा ना, मैंने यूट्यूब पे 15-16 क्लास ली है प्री के लिए, आरओ का एग्जाम होगा, मैं आपको दिखा दूंगा मेरे कोई पढ़ाए हुए से कितने क्वेश्चन आए थे। जब आपका मेंस का एग्जाम होगा 2025 वाला, तब आपको दिखाऊंगा ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए हैं, है ना। चलो अगला टॉपिक देखो, इसमें क्या है, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं। भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। लैंड फॉर्म्स होता है, कौन कौन सी भूमि से, सॉरी कौन कौन से जो एजेंट्स होते हैं उनसे कौन कौन से लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, जैसे नदी कौन कौन से लैंडफॉर्म डेवलप करती हैं, वोल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या होता है, उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे सब दिया हुआ है, देखो भूकंप दिया हुआ है तो हम भूकंप के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। सुनामी दिया हुआ है आपका, ज्वालामुखी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड है वो हम देखेंगे, ठीक है। चक्रवात क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों एक समान कैसे होती हैं, और ये हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालती हैं, ठीक है, हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालती हैं, उन सारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करेंगे कि अभी रिसेंट में कौन कौन से चक्रवात आए हैं, ठीक है। फिर समुद्री जल धाराएं, समुद्री जल धाराएं ये आपका ओशनोग्राफी का पार्ट है, समुद्री विज्ञान, है ना। समुद्री जल धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, उनका प्रभाव क्या पड़ता है, समुद्री जल धाराएं, ठीक है, कौन कौन सी हैं, गर्म जलधारा कौन सी है, ठंडी जलधारा कौन सी है, वो कैसे मानव के ऊपर प्रभाव डालती हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। पवन एवं हिम सरिताएं, ठीक है, पवन एवं हिम सरिताएं मतलब जो पवन होता है, पवन के कारण कौन कौन से स्थलाकृति निर्मित होते हैं, ठीक है। आप देखते होगे ना, आप देखते होगे रेगिस्तान में स्थलाकृति होती है, थोड़ी सी अलग अलग होती है ना। जब आप मैदानी पार्ट में आते हो तो स्थलाकृति कुछ और होती है, पहाड़ी क्षेत्र में स्थलाकृति कुछ और होती है। तो किसके कारण होता है, वो हिम मतलब बर्फ के कारण होता है, पवन के कारण होता है, नदियों के कारण होता है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अगला देखो क्या टॉपिक है, भारत के सामुद्रिक संसाधन तथा उनकी संभाव्यता। इससे भी क्वेश्चन बना था, मतलब इंडिया, देखो अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, ये अपना प्यारा इंडिया का पूरा, ये आपका अरब सागर हो गया, ये पूरा आपका अरब सागर हो गया, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गई, ये आपकी पूरी बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, हमारे इंडिया में ना, हमारे इंडिया में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कई सारे संसाधन पाए जाते हैं, है ना। खनिज संसाधन ले लो आप, समुद्र के अंदर खनिज संसाधन भी तो पाए जाते हैं ना, मछली हो गई, है ना। अब संसाधन की जब भी बात होगा तो मछली, ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब तरंग ऊर्जा आपका, जैसे खंबात की खाड़ी में तरंग ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, खनिज संसाधन हो गया, जैसे आपका तेल और गैस हो गया, तेल एवं गैस मुंबई हाई में पाया जाता है ना, कहां पे, मुंबई हाई में, तेल एवं गैस, ठीक है, यहां पे है मुंबई हाई, यहां पे 176 किलोमीटर दूर मुंबई से, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके सारी चीजें क्या है, संसाधन है जो समुद्र से मिलती हैं हमें, ठीक है। तो पर्यटन हो जाएगा आपका, पर्यटन अंडमान निकोबार में जाके देखो, लक्षद्वीप में जाके देखो, मूंगा की चट्टानों के कारण पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, ठीक है। हाँ 2027 के लिए भी इनफ है, देखो पीपीटी सबके लिए इनफ है, चाहे 2025 का प्री हो, चाहे 2026 हो, चाहे 2027 हो, ठीक है। देखो बंगाल की खाड़ी ये रही भारत के पूर्वी तरफ, और भारत के पश्चिम की तरफ अरब सागर है, और ये पूरा हमारा हिंद महासागर है, ये हमारा पूरा हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, ठीक है। चलिए तो ये पढ़ेंगे। अब इसमें भी जो टॉपिक है ना, इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स, हमारी भारत सरकार क्या कर रही है, समुद्री संसाधन को बढ़ावा देने के लिए हमारी भारत सरकार क्या कर रही है, ठीक है। नीली क्रांति क्या है, ठीक है, नीली क्रांति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगला जो टॉपिक है देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट आ गया, मानव भूगोल, मानव
भूगोल। अब इसमें क्या बोल रहा है, मानव भूगोल में क्या सिलेबस है आपके मेंस में, मानव प्रवास। ठीक है, मानव प्रवास क्या होता है, देखो जब कोई व्यक्ति किसी भी अपनी जरूरतों के लिए, या पढ़ने के लिए हो सकता है, या शादी के बाद हो सकता है, या नौकरी के लिए हो सकता है, अपनी स्थान को छोड़कर जब किसी दूसरे स्थान पे जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रवास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो कोई बलिया से है, ठीक है, यूपी के बलिया से है, उनके बलिया में कोई अच्छी जगह नहीं है पढ़ने की, उन्होंने क्या किया, पढ़ने के लिए दिल्ली आ गए डीयू में, तो उन्होंने क्या किया, माइग्रेशन किया, पढ़ने के लिए बलिया से दिल्ली आए, उसको क्या बोलते हैं, मानव प्रवास। ठीक है, तो मानव प्रवास इस कौन कौन सी समस्याएं हैं, जैसे शरणार्थी समस्याएं भारत के उपमहाद्वीप के संदर्भ में, मतलब मानव प्रवास के कारण क्या होते हैं, मानव प्रवास का प्रभाव क्या पड़ता है, मानव प्रवास को कम करने के लिए हमारी भारत सरकार क्या क्या कर रही है, हमारी यूपी सरकार क्या क्या कर रही है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सीमांत एवं सीमाएं क्या होती हैं, देखो यह आपको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, यह आपको सीमांत एवं सीमाएं आपको ज्योग्राफी में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बाउंड्री एंड फ्रंटियर्स। ये क्या होते हैं, देखो आपने देखा होगा, ये झील है, ठीक है, झील है, इधर है आपका चाइना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये है चाइना, ठीक है, और इधर है आपका इंडिया, ये झील है, झील ने क्या बनाया, झील ने आपका बनाया बाउंड्री, इसको बोलते हैं हम सीमांत। सीमांत और सीमा तो आपको पता है, जो लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं सीमा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जनसंख्या एवं अधिवास, जनसंख्या एवं अधिवास, अधिवास का मतलब होता है घर जो बनाते हैं हम लोग। ठीक है, घर बनाते हैं, आपने देखा होगा कि गंगा के मैदान में कुछ और टाइप के घर मिलते हैं, और जब आप बुंदेलखंड में आते हो किसी और टाइप के घर मिलते हैं। तो जो अधिवास होता है मानव का, उस अधिवास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जैसे मान लो अगर मैं कारक की बात करूं तो कृषि हो गया, है ना, जल हो गया, नदी हो गई, नदियां, ठीक है, खनिज संसाधन हो गए, खनिज संसाधन, संस्कृति हो गई, संस्कृति, आपका सुरक्षा हो गया, सुरक्षा, सुरक्षा के कारण लोग आसपास घर बना के रहते हैं ना। अब जहां पे कृषि की जाती है वहां पे भी लोग आसपास रहते हैं, जहां पे जल की प्रचुरता है, जैसे मान लो इस पूरी जगह में एक कुआं है, यहाँ पे इस कुएं में पानी मिलता है, तो कुएं के आसपास लोग घर बनाएंगे, ना कि यहाँ। ठीक है, कुएं के आसपास लोग घर बनाएंगे। सेम चीज नदियां, जैसे नदी जा रही है, ठीक है, आपकी एक ये नदी हो गई, ठीक है, ये नदी हो गई आपकी। ठीक है, अब नदी के किनारे घर बनते हैं, यहाँ पे घर मिलेंगे आपको, आप देख लेना कहीं पे भी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारे अधिवास हो गए, यही पढ़ना है हमको। ठीक है, खनिज संसाधन, जहां पे खनिज मिलता है उसके आसपास देखो शहरों का विकास होता है, गांव का विकास होता है। ठीक है, तो किस टाइप से बनते हैं, वही चीजें हमको इसमें पढ़नी है। फिर नगरीकरण क्या होता है वो पढ़ना है, स्मार्ट नगर क्या होते हैं, स्मार्ट गांव क्या होते हैं, यहीं से आपका अभी मेंस में क्वेश्चन पूछा था, स्मार्ट गांव और स्मार्ट नगर। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा था। और जो जनसंख्या है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा था, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या, भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण और उसका प्रभाव। ठीक है, उसका प्रभाव और हमारे विकास में कैसे ये प्रभाव डालती है। ठीक है, देखो डोंट वरी, जो आपका यूपीपीसीएस का सिलेबस है ना उसको मैं कवर कराऊंगा, और एक भी क्वेश्चन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। हाँ, ऑक्सफोर्ड, सुखवीर ले लो, ऑक्सफोर्ड का ले लो, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का ले सकते हो। ठीक है, जब हम भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप जब आप पढ़ाऊंगा तो भूकंपीय पेटी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, भूकंपीय पेटी इस बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, और जो आपका ये संसाधन है आपके समुद्री संसाधन, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हमारा ये पूरा मेंस का सिलेबस है, ये आपका मेंस का सिलेबस है। इससे एक एक पॉइंट कराऊंगा, और एक एक पॉइंट ऐसे कराऊंगा ना कि आपको ध्यान में रह जाएगा, मैपिंग के थ्रू कराऊंगा, पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे मानव प्रवास हो गया, मानव प्रवास के कारण कौन कौन से हैं, प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं मानव प्रवास के, मानव प्रवास को कम करने के लिए हमारी भारत सरकार क्या कर रही है, हमारी यूपी सरकार क्या कर रही है, आपको फैक्ट भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, और आपको मैपिंग भी दिखाऊंगा कि हमारे इंडिया में मानव प्रवास कैसे होता है। जैसे अगर आपको छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊं मैं, ठीक है, ये अपना प्यारा इंडिया, ठीक है, अपना प्यारा इंडिया, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो हमारे यहाँ देखो, ये बॉम्बे हो गया, ये बैंगलोर हो गया, ये चेन्नई हो गया,
यहाँ पे दिल्ली हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कलकत्ता हो गया। तो सबसे ज्यादा मानव प्रवास हमारे इंडिया में कहां से होता है? यहां से, यूपी बिहार से लोग जाते हैं दिल्ली, यहां से कलकत्ता भी जाते हैं, यहां से मुंबई भी आते हैं, और यहीं से आप देखोगे बैंगलोर आते हैं, और यहीं से आपको देखोगे चेन्नई भी आते हैं। कुछ लोग यहां से हरियाणा और पंजाब भी जाते हैं, ठीक है। किस लिए? काम करने के लिए। दिल्ली किस लिए आते हैं? काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, ठीक है। लोग किस लिए आते हैं यहाँ पे? पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया? मानव प्रवास, ठीक है। अब मानव प्रवास के कारण क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया, शादियां, शादियां, जैसे महिलाओं की शादी हो जाती है, मान लो कोई महिला बलिया डिस्ट्रिक्ट की है ना, बलिया, उसकी शादी हो गई गाजियाबाद में, उसकी शादी हो गई गाजियाबाद में। अब वो क्या करेगी? अपना बलिया डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के गाजियाबाद आएगी। तो वो भी तो एक माइग्रेशन हुआ ना, वो भी तो एक माइग्रेशन हुआ। फिर आती है नौकरी के लिए, लोग आते हैं नौकरी के लिए, है ना, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए लोग आते हैं, ठीक है। आपदा के कारण भी आता है, जैसे हमारा जो यूपी का पूर्वांचल वाला पार्ट है, वहां पे राप्ती नदी के कारण आप देखोगे, गंडक और राप्ती नदी के कारण बाढ़ आती है हर साल। तो लोग क्या करते हैं? वहां से हट जाते हैं, वो जगह छोड़ के किसी और जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। उसके कारण भी मानव प्रवास होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, गुड मॉर्निंग अतिमा, अंतिमा, इसलिए मैं बोल रहा हूं जो भी हम चीज पढ़ेंगे ना, उसको हम एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, हम रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको पूरा यहां पे सिलेबस बता दिया। अब हम देखो, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ठीक, अगर मैं भूगोल की बात करूं, ठीक है, तो इसको मैं मेनली दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। भूगोल को मैं मेनली दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। एक होता है आपका भौतिक भूगोल, दूसरा होता है आपका मानव भूगोल। मानव भूगोल, नाम से पता चल रहा है ना आपको क्या होता है भौतिक भूगोल और क्या होता है मानव भूगोल। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा सा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह लगते हैं, ठीक है। हाँ, बर्ड्स भी माइग्रेशन करती हैं, बर्ड्स भी माइग्रेट करती हैं, डोंट वरी। देखो, भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम बोलते हैं फिजिकल भूगोल, फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी, और इसको हम बोलेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? जो भी आपके अर्थ के ऊपर जितने भी लैंड फॉर्म्स है ना, चाहे आपका नदी हो गई, चाहे आपका पठार हो गया, चाहे आपका पर्वत हो गया, चाहे आपका झील हो गई, ठीक है, चाहे आपके गर्त हो गए, ट्रेंच जो होते हैं गर्त, जो भी आपके पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है, उसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल के अंदर, फिजिकल फॉर्म में जो है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे हो गई आपकी नदियां, ठीक है, नदियां कैसे बनती हैं, नदियों से कौन कौन से स्थलाकृति डेवलप होती हैं, पवन से कैसे कौन कौन सी स्थलाकृति डेवलप होती हैं, वो सारी चीजें आपका भौतिक भूगोल के अंदर है। भौतिक भूगोल में मानव का रोल बहुत कम होता है, यहां पे मानव का रोल बहुत कम होता है, ठीक है। सर, ज्योग्राफी पढ़कर बड़ा ही कंफ्यूजन होता है सर। संजना, डोंट वरी, यही तो कंफ्यूजन खत्म करनी है आप लोगों की, यही कंफ्यूजन आप लोगों की खत्म करनी है, ठीक है। और आप देखना, एक दो क्लास के बाद आपकी कंफ्यूजन सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये तो मैंने बताया आपको भौतिक भूगोल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी आपका जैसे भौतिक भूगोल के अंदर देखो, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृतिक, समुद्री विज्ञान मतलब समुद्री, ठीक है, और आपका जलवायु विज्ञान, जलवायु भूगोल, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, मानव भूगोल की, तो इसमें मानव का जो रोल होता है या हम लोगों का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, हम लोगों का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब हम भूगोल के साथ मानव को ऐड करके पढ़ते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं मानव भूगोल, क्योंकि मानव का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है डेली बेसिस पे, ठीक है। अब मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे आप देखोगे, मानव क्या करता है? जंगलों को काटता है, जंगलों को बनाता है, मतलब जंगलों के लिए पेड़ पौधे लगाता है, ठीक है। अब जनसंख्या हो गई, शहरीकरण हो गया, है ना, मानव एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मानव शहरों का निर्माण करता है, गांवों का निर्माण करता है, ठीक है, वो सारा क्या हो गया? मानव भूगोल हो गया। तो यहां पे हम लोग मानवीय गतिविधियों की ज्यादा चर्चा करेंगे, मानवीय गतिविधियों की, ठीक है। जैसे आपका ये वाला है, ये जो पार्ट है ना आपका सिलेबस का जो ये पार्ट है, जैसे ये हो गया, है ना, मानव प्रवास हो गया,
जनसंख्या अधिवास हो गया, नगरीकरण हो गया, ये सब आपके मानव भूगोल के पार्ट हैं। ठीक है, मानव भूगोल के पार्ट हैं ये। तो हम जो मोटा मोटा पढ़ेंगे, 2 पार्ट रहेगा हमारा, भौतिक भूगोल और आपका मानव भूगोल। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? ज्योग्राफी में अगर देखो, ज्योग्राफी में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, फिर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ, न्यू बच्चे आए हैं शायद। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर चलते हैं हम अगले टॉप मतलब अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, मैपिंग को लेकर देखो गौतम, मैपिंग का क्या करना है ना, जो भी आपके पास मैपिंग है, चाहे बड़ा वाला मैप होगा या ऑक्सफोर्ड का होगा छोटा वाला, उसको आदत डालो डेली बेसिस पे कम से कम 10 से 15 मिनट देखने का। सुबह सोते हुए देख लो, सॉरी सुबह उठने के बाद देख लो एक बार, शाम को जब आप सोने जाते हो तो एक बार देख लो, और ट्राई करो एक बार में एक मैप देखने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर आप यूरोप का मैप देख रहे हो तो ट्राई करो एक दिन में सिर्फ यूरोप का मैप देखो, कहां कहां पे कौन सी नदी बह रही है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है यूरोप में, कौन कौन से शहर जो है तटीय शहर हैं, यूरोप के जो कैपिटल है, यूरोप के जो कंट्री है उनकी कैपिटल क्या क्या है, वो सारी चीजें। ठीक है सर, पीपीटी बनाने हैं, पीपीटी से नोट नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी। ठीक है, पीवाईक्यू की बुक का नाम बता दीजिए सर, प्री और मेंस के लिए। वो ले लो, घटना चक्र की बुक ले लो, घटना चक्र ले लो, मैपिंग के लो, आप ऑक्सफोर्ड ले लो। हाँ, स्टूडेंट एटलस भी चलेगा, एटलस भी चलेगा और ऑक्सफोर्ड भी चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है, देखो ज्योग्राफी के लिए मैंने कोई बुक नहीं बताई है अभी तक। सर मेरे मैसेज का मुझे पूछना है। हाँ हाँ, देखो ज्योग्राफी के लिए अगर आपको बुक लेनी है ना, पीडब्ल्यू की जो बुक है उसको परचेज कर लो, बाकी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा वो बहुत इनफ है, चाहे आपका प्री का क्वेश्चन हो चाहे आपका मेंस का क्वेश्चन हो। देखो मैं आपको इतनी श्योरिटी दे रहा हूं, ठीक है, इतनी श्योरिटी दे रहा हूं, अगर आपके मेंस में 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछेगा ना, तो 8 क्वेश्चन मेरी क्लास से होगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, है ना। और दूसरी चीज, अगर आपको प्री में, अगर आपके प्री में मान लो 20 क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें से 17 से 18 क्वेश्चन मेरी क्लास से होंगे, क्योंकि प्री में ना, प्री में आप गेस नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। मेंस में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे तो 8 के 8 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे, लेकिन प्री में एक से 2 क्वेश्चन कमीशन हर बार कुछ बाउंसर डालता है। ठीक है, इसलिए प्री में तो नहीं बोल सकता 20 में से 20, लेकिन 17-18 क्वेश्चन आपको प्री में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखो, हम जैसे 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमने बोला 17 क्वेश्चन आएगा, तो हमको 17 में से 15, अगर 15 भी ठीक कर दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपको प्री में पास करना है, प्री में मास्टर नहीं बनना है ना। प्री में आपको अगर 200 में से 200 नंबर भी आ जाएगा कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि प्री सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है, असली गेम है मेंस, है ना। बट ट्रस्ट करो, असली गेम है मेंस। मेंस में अगर 8 में से 8 क्वेश्चन आपके क्लास से आ रहे हैं और उसको आपने अच्छे से कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। दृष्टि की, हाँ चलेगा, दृष्टि का भी चलेगा। प्रशांत को कोई टैबलेट बता दो। ठीक है, देखो उत्पल, उत्पल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपके जो सिलेबस है उसमें कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, बाकी मैं आपको ज्योग्राफी का सिलेबस का ब्रेकडाउन कल दे दूंगा। ठीक है, कल मैं टीम को दे दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, मेरा टेलीग्राम आईडी में बता दे रहा हूं आपको, रमेश सर पीएससी पीडब्ल्यू। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। कल मैं यहाँ आपको ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस दे दूंगा ब्रेकडाउन करके, छोटा छोटा पॉइंट्स में। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और इजी रहे समझने के लिए। ठीक है, हाँ चलेगी, खान सर की भी चलेगी, खान सर की भी चलेगी। देखो प्री आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, प्री आपका 200 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का होता है। तो आपको ज्योग्राफी मतलब आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, देखो जीएस 200 मार्क्स और आपका जीएस 2 मतलब सी सेट आपका, ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है।
इसमें 33% लाने होते हैं, मतलब 100 में से 33 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए तो आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन इसमें आपको 150 में से कम भी बता रहा हूं, 90 क्वेश्चन प्लस 90 प्लस सही करने होते हैं। सब कुछ हटा के 90 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। देखो, एक ऑक्सफोर्ड ले लो और एक एटलस ले लो, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैं मैप की बात कर रहा हूं, मानचित्र की बात कर रहा हूं। मैप आप ऑक्सफोर्ड या एटलस में से कोई सा भी एक ले सकते हो, ठीक है। हाँ सौम्या, जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, अगर वो टॉपिक मुझे मैप से पढ़ाना होगा तो मैं आपको बहुत इजीली से करा दूंगा, ठीक है। सर तबीयत बहुत खराब, फिर भी क्लास लेट कर, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लास लेनी चाहिए, क्लास लो आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, 90 प्लस क्वेश्चन आपको ठीक करके आने हैं। कितने? 90 प्लस क्वेश्चन। हाँ एटलस ठीक है, मोहिनी ठीक है, चलेगा, एटलस, एटलस इनफ है, ठीक है। अरे पीसीएस और पीएससी में इतना कोई डिफरेंस, देखो पीएससी क्या, यूपी पीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम है, और पीसीएस जो है प्रोविंशियल सर्विस होता है, ठीक है, जैसे आपका एसडीएम डीएसपी ये सब। बाकी मेन दोनों सेम ही है। हाँ माइनस मार्किंग 1, देखो माइनस मार्किंग क्या है, 0.33। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.33 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सब कुछ हटा के आपके 90 क्वेश्चन आने चाहिए सही। जैसे मान लो आपने 130 क्वेश्चन सही किए, 130 क्वेश्चन आपने सही किए, इसमें से आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, तो सही कितने हुए? 100 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन को डिवाइड करो 3 से, तो 10 क्वेश्चन ये हो गए, कट गए आपके 10, और 100 में से 10 गए, 90 क्वेश्चन। ऐसे होता है ये, 130 आपने अटेम्प्ट किए, 30 आपके गलत हो गए, 30 गलत होने पे 10 क्वेश्चन और उड़ गए आपके नेगेटिव मार्किंग के कारण, तो आपका बचा 90 क्वेश्चन। इस टाइप से आपको करना है जी। तो देखो एससी के लिए तो आप लेके चलो 82 मार्क्स, ठीक है, सॉरी मार्क्स नहीं, नंबर 82, कभी 78, वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, पेपर कैसा आता है। मैं यहाँ पे इन जनरल बता रहा हूं, अगर आपके 90 क्वेश्चन से ज्यादा आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। सी सेट में अभी बोला 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन है, 33%, बस इतना चाहिए आपको सी सेट में। जीतू अभी बताया ना आपको, सिलेबस पूरा बता दिया मैंने, आपको पूरा सिलेबस बताया अभी, आप देख ही नहीं रहे हो क्या? ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे यूनिवर्स के बारे में डिस्कस। किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में। देखो यूनिवर्स है क्या, सबसे पहले तो ये समझो, हमने बहुत सुना है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड है ना, बहुतों के मुंह से सुना है ब्रह्मांड, ठीक है। कई बार आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा, कई बार तारों का नाम सुना होगा, कई बार चंद्रमा का नाम सुना होगा, कई बार शुक्र ग्रह का नाम सुना होगा। तो एक्चुअल में है क्या ये ब्रह्मांड? एक्चुअल में है क्या? आकाश गंगा का नाम सुना होगा, तारामंडल का नाम सुना होगा, ठीक है। लेकिन कभी समझा कि एक्चुअल में ब्रह्मांड है क्या? ठीक है, ब्रह्मांड एक्चुअल में है क्या? देखो ब्रह्मांड क्या है, अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा एक एरिया होता है ना, जैसे मान लो ये आपका गांव है, या आपका गांव है, गांव से बड़ा कुछ एक शहर होगा, है ना, शहर होगा, शहर से बड़ा कुछ एक मान लो बड़ा शहर होगा, ठीक है। उससे बड़ा आप देखोगे जिला होगा, एक जिला होगा, जिले में कई जिले शामिल होंगे, मतलब कई जिलों को शामिल करके एक स्टेट बनेगा। स्टेट के बाद आप देखोगे देश है हमारा भारत, ठीक है। अब देश के अंदर भी, अब भारत के बाद आप देखो कई सारे और देश हैं, फिर उसके बाद बनता है विश्व, ठीक है, उसके बाद बनता है विश्व, ठीक है। ये मैंने आपको बताया किसके कॉन्टेक्स्ट में, जो हम नॉर्मल हैं, हमारे नॉर्मल। अब यहां पे अगर परिवार लिख सकते हो, सबसे पहले एक परिवार बनेगा, फिर एक समाज बनेगा, फिर एक गांव बनेगा, गांव से बाद एक शहर बनेगा, शहर से बाद एक जिला बनेगा, जिला के बाद आप देखोगे, जिला के बाद आपके बाद बनता है आपका राज्य हो गया, राज्य के बाद देश हो गया, देश के बाद विदेश हो गया, ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्या होता है आपका, ठीक है,
अब देखो ऐसे ही जो ये जो चीज है ना, ये पूरा, ये जो पूरी चीज मैंने अभी आपको बताई, सेम चीज होता है आपका ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? एक ऐसा स्थान है, ठीक है, ब्रह्मांड एक ऐसा स्थान है जो अनंत है। अनंत मतलब आज तक किसी ने उसको पूरी तरह से नापा ही नहीं है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअल में ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, सब बोलते हैं ब्रह्मांड ये है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा, लेकिन आज तक किसी को पता ही नहीं है कितना बड़ा है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड एक ऐसा स्थान है जो अनंत है और जो चारों तरफ फैला हुआ है, और ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ है। जैसे आपका पृथ्वी छोटा सा पार्ट, पीके मूवी आपने देखा होगा ना, पीके मूवी आपने देखा होगा, पीके मूवी, पीके मूवी में आमिर खान क्या बोलते हैं? आमिर खान बोलते हैं कि आपका जो गोला है ना, ये पृथ्वी बहुत छोटा है, छोटा सा गोला है। ऐसे गोला पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं कितने ही हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ऐसे हमारे अर्थ जैसे गोला, हमारे प्लैनेट, हमारे उपग्रह, पूरे दुनिया मतलब पूरे ब्रह्मांड में कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड जैसे अभी ये मैंने एग्जांपल दिया, ऐसी एक विशाल क्षेत्र है। ठीक है, अब विशाल क्षेत्र है, अब देखो इसी ब्रह्मांड के अंदर आपको तारे मिलेंगे। ठीक है, यहीं पे आपको तारे मिलेंगे, यहीं पे आपको तारामंडल मिलेगा। तारामंडल क्या होता है? जहां पे कई सारे तारे होते हैं उसको एक जगह से हम तारामंडल बोल देते हैं। यहीं पे आपको आकाशगंगा मिलेंगी। ठीक है, यहीं पे आपको ग्रह मिलेंगे, जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, है ना, आपका शनि हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया। ये सारी चीजें आपको यहीं पे मिलेंगे। और आपके अन्य पदार्थ हो गए, जैसे आपको देखो डार्क मैटर, है ना, डार्क मैटर आपने नाम सुना होगा, ब्लैक होल का नाम सुना होगा आपने, ब्लैक होल कराऊंगा अभी आपको ये भी। ठीक है, ब्लैक होल। ठीक है, अब देखो, अब इसको ऐसे समझो, ये तो पूरा आपका ब्रह्मांड हो गया। ठीक है, ये पूरा आपका ब्रह्मांड हो गया। यहां पे मैंने क्या बताया? पूरा विश्व हो गया, ये विश्व। अब विश्व के अंदर क्या क्या है? विश्व के अंदर कई सारे देश हैं, विश्व के अंदर कई सारे राज्य हैं, विश्व के अंदर कई सारे शहर हैं, विश्व के अंदर कई सारे गांव हैं, कई सारे सोसाइटी हैं और कई सारे परिवार हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर कई सारे तारे हैं, कई सारे तारामंडल हैं, कई कई सारे आकाशगंगा हैं, कई सारे हमारे ग्रह हैं। ठीक है, तो किसके अंदर है? वो सारे आपके ब्रह्मांड के अंदर है। ठीक है, तो अब ये तो हमने जान लिया कि एक्चुअल में ब्रह्मांड है मतलब क्या है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी ब्रह्मांड की? क्योंकि कोई ना कोई चीज की तो उत्पत्ति होती है ना, कोई ना कोई चीज की उत्पत्ति होती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज की उत्पत्ति नहीं होती है, हर चीज की उत्पत्ति होती है और हर चीज धीरे धीरे खत्म होती है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी और कितने साल पहले हुई थी? तो अगर मैं साल की बात करूं तो ब्रह्मांड लगभग देख लो, लगभग 14 अरब वर्ष पुराना है। कितना? 13.787 अरब वर्ष, है ना। जहां जहां पे मैं बोलूंगा ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना बस। जहां जहां पे मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, जहां पे नहीं बोलूंगा वहां पे चुप रहना बस। ठीक है, चलो प्लीज प्लीज सर बता दो, ब्लैक में पीडीएफ नहीं निकलते, कैसे करें पीडीएफ निकलेगा? ठीक है, चलो। विजय, ब्रह्मांड बड़ा होता है, ब्रह्मांड के अंदर है आकाशगंगा, ब्रह्मांड के अंदर है आकाशगंगा। शशांक आपका क्या है? ठीक है सर, निर्णायक, हाँ हाँ बिल्कुल जानवी, ज्योग्राफी प्री के लिए इनफ है वो। ठीक है, ब्रह्मांड बड़ा है। देखो ब्रह्मांड अभी मैंने बताया ये पूरा आपका ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजें आपके, चाहे तारा हो गया, तारामंडल हो गया, आकाशगंगा हो गई। ठीक है, देखो तारों का समूह को बोलते तारामंडल। ठीक है, आकाशगंगा, इसकी भी कई सारी समूह, गैलेक्सीज, मिल्की वे गैलेक्सीज हो गया, कई सारे आकाशगंगा हैं। ठीक है, फिर आपके ग्रह हो गई जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वो सारी चीजें आपको ब्रह्मांड के अंदर ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखो जो ये लगभग 13 अरब वर्ष पुराना है ना हमारा ब्रह्मांड, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? अगर मैं उत्पत्ति की बात करूं तो कई सारे जो ज्योग्राफर्स हैं, कई सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कई सारे थ्योरी दी थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के लिए, वो है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी? बिग बैंग थ्योरी, अभी कराऊंगा आपको बिग बैंग थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आधुनिक सिद्धांत बोलते हैं, इसको हम लोग आधुनिक सिद्धांत बोलते हैं।
ठीक है, मतलब मॉडर्न मॉडर्न टाइम का जो थ्योरी है जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो सारी चीजें हम लोग बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, अरे सब बताऊंगा रेनू, डोंट वरी, अल्लीनो नालिनो सब बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा ना क्वेश्चन भी होंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब देखो किसी ने क्या बोला है, देखो बहुत सारे खगोलविद जो थे, खगोलविद को होते हैं, कौन होते हैं, जो खगोल विज्ञान का जिनको जानकारी होती है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ब्रह्मांड लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं का घर है। अभी किसी ने पूछा था ना, आकाश गंगा बड़ा है सौर मंडल, तो सौर मंडल सॉरी आकाश गंगा बड़ा है ब्रह्मांड बड़ा है, तो ब्रह्मांड के अंदर ही देखो करीबन करीबन 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, और आप देख लो 100 अरब तारे विद्यमान हैं, मतलब हमें तो छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं ना, ऐसे 100 अरब तारे हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ब्रह्मांड क्या होता है, एक विशाल और अनंत स्थान होता है जिसमें आकाश गंगाएं होती हैं, तारे होते हैं, पदार्थ व ऊर्जा के अन्य रूप समाहित होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू। अब हम बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो देखो पहले क्या था, पहले क्या था, ब्रह्मांड ना ऐसा छोटा सा, ठीक है, पहले ब्रह्मांड छोटा सा था, लेकिन ब्रह्मांड ना धीरे धीरे ब्रह्मांड में प्रसारण हो रहा है, ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ब्रह्मांड में प्रसारण हो रहा है, प्रसारण मतलब फैल रहा है, ब्रह्मांड ऐसे फैल रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी भी यही बोलती है कि ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है। आपने देखा होगा अभी कहीं ना कहीं आप पढ़ते होगे कि ब्रह्मांड में धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, जैसे आप ब्लैक होल देखते हो, ठीक है, ब्लैक होल देखते हो, और भी बहुत सारी चीजें न्यूज़पेपर में आती रहती हैं जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि ब्रह्मांड हमारा धीरे धीरे फैल रहा है। ठीक है, चलो प्रारंभिक चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड एक असीम रूप में छोटे बिंदु से संकुचित था। मैंने अभी आपको बताया पहले क्या था, छोटा सा था, एक छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके ये फैलता जा रहा है। ठीक है, जैसे उस विलक्षणता से अंतरिक्ष का विस्तार हुआ जिसके परिणाम स्वरूप आज दृश्यमान ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है, और जो अभी हम प्रेजेंट टाइम में जो ब्रह्मांड देखते हैं ना, वो यही है, जो प्रेजेंट टाइम में हम ब्रह्मांड देखते हैं वो यही है, जिसका विस्तार धीरे धीरे करके अभी और हो रहा है। ठीक है, चलो हाँ सेल्फ नोट बना सकते हो, बना लो सेल्फ नोट्स। ठीक है, चलो जिसे विलक्षणता कहा जाता, देखो जब ये छोटा बिंदु था ना ब्रह्मांड, जब ये छोटा सा था, ये ब्रह्मांड जब छोटा सा था, इसको क्या बोला जाता है, विलक्षणता। ये आपके यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलैरिटी। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, खुशी नोट्स कैसे बनाए, देखो मैं तो आपको बोला नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो मेरी पीडीएफ है ना, पीडीएफ को सेव करके रख लो। ठीक है, पीडीएफ को सेव करके रख लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गौतम ये कभी नहीं नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसका प्रसार ही होता रहेगा, इसका प्रसार ही होता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, सर आप नोट्स, ठीक है, चलो नवनीत यहां पे एलटी ग्रेड का नहीं है ना, ये यूपीपीएससी का है। ठीक है सर, आप स्पीड में पढ़ा रहे हो, चलो जिसको जो लिखना है ना, जो आपका ये जो लिखना है इसको लिख लो। ठीक है, यहां पे लिख लो। देखो मैंने अभी आपको शुरुआत में क्या बोला था, अच्छा पीडीएफ को पढ़ने में मन नहीं रहता, अधूरा सा लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल, डोंट वरी। ठीक है,
डोंट वरी। अतुल, विलक्षणता का मतलब होता है असाधारण, मतलब असाधारण मतलब उस जैसी चीज पहले कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है, उस जैसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको बोलते हैं विलक्षणता, असाधारण, ठीक है। सिंगुलैरिटी मतलब सिंगल चीज है वो। सिंगल चीज कौन सी? जैसे अभी मैंने, ये सिंगल चीज थी, ब्रह्मांड पहले छोटा सा था ना, सिंगल, छोटा बिंदु टाइप का था, तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, विलक्षणता, जिसमें असाधारण हो, वो असाधारण होती है पूरी तरह से, ठीक है। चलो, ठीक है, चलिए। किसी ने अभी बोला था ना कि लाइक एलटी ग्रेड, देखो दिक्कत क्या है ना, यूपी पीसीएस की क्लास है, तो यहां पे मैं वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पे बिल्कुल डीप में लेके जाऊं, डीप में जाने को हम जा सकते हैं इसमें, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ना यहां से क्वेश्चन बनेगा, ना आपको पढ़ने की जरूरत है। यहां पे हम लोग, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हो, पीएचडी करने के लिए नहीं आए हम लोग, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। हम वो चीज पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम सिर्फ अंदर घुस घुस के पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये जो प्री में क्वेश्चन पूछता है वो आप इजीली कर लोगे, जो मेंस में क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा ही नहीं, तो हम क्यों अंदर घुसें? अंदर घुसने का मतलब यही है ना कि हमारे मेंस में क्वेश्चन आए, हमें पता हो उस चीज के बारे में। जो हमें मेंस में क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है तो हम घुसने की जरूरत क्या है उसमें, ठीक है। इसलिए हम इसमें इतना डीप नहीं जाएंगे, वरना जाने को तो बहुत डीप जा सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले, देखो अब हम जो अभी हमने सिद्धांत पढ़ा था ना, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी ना, एक छोटा सा बिंदु, पहले ब्रह्मांड कैसा था, ये छोटा सा बिंदु था, ठीक है, छोटा सा बिंदु था ब्रह्मांड। लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या होता है, बिग बैंग थ्योरी ने क्या बोला है कि ये छोटे से बिंदु में ना विस्फोट हुआ, विस्फोट, क्रैक हुआ ये छोटा बिंदु। जैसे आपने देखा होगा ना, पत्थर, कांच, कांच जब टूटता है तो छोटे छोटे पार्ट में बिखर जाता है कांच, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे बिखर जाता है कांच, ठीक है। ऐसे ही इस बिंदु में जब विस्फोट हुआ तो छोटे छोटे कण इसके बिखरने लगे, ऐसे ये इसके छोटे छोटे कण बिखरने लगे, और जब बिखरने लगे कण, कई बार क्या हुआ, ये कण आपस में मिलने लगे, ऐसे करके आपस में मिलने लगे, है ना, ये, ठीक है, ये आपस में मिलने लगे। तो धीरे धीरे ये जो मिलने लगे, ये इनमें भी विस्फोट हुआ, इनमें भी विस्फोट हुआ, ठीक है। अब इनमें भी विस्फोट होने के कारण इसके आसपास और कण छोटे छोटे निकले, ऐसे, ठीक है। अब ये भी आपस में मिलने लगे, ये ऐसे करके पूरी प्रक्रिया चलने लगी, जिसके कारण जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड है, जिसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये किसने बोला है? बिग बैंग थ्योरी ने। किसने बोला? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। कि सबसे पहले एक छोटा सा बिंदु था, छोटा सा बिंदु था, छोटा सा बिंदु में विस्फोट हुआ, उस बिंदु में विस्फोट होने के कारण बहुत सारे घने पदार्थों का निर्माण हुआ, जैसे ये पदार्थ हो गए छोटे छोटे। अब इन पदार्थ आपस में मिले, फिर वो मिलने के कारण उसमें भी विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के कारण और छोटे छोटे पदार्थ बनने लगे, जिसके कारण तारामंडल बना, आकाशगंगाएं बने, तारे बने और ग्रह बने, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है। सब सर के ऊपर से जा रहा है, दीपाली, ठीक है। दीपाली देखो, ये टॉपिक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ही, ठीक है। बाकी देखो मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है, अभी हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रीजन क्या है, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके लिए कुछ ना कुछ थ्योरी होगी। तो उस थ्योरी में सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी हमारे 1927 में जॉर्ज लेमेंटियर, ठीक है, लेमेंटियर, जॉर्ज लेमेंटियर ने ये थ्योरी दी थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। उस थ्योरी का नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है? देखो पहले ये बिंदु था छोटा सा, ठीक है, ये बिंदु था, इसी को हम बोलते हैं ब्रह्मांड, छोटा सा एक बिंदु था। अब इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है, इसमें होगा विस्फोट, ठीक है, इसमें अब आपको विस्फोट देखने को मिलेगा। अब जब इसमें विस्फोट होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, निकलेंगे यहां से, ऐसे जैसे आप देखते हो ना, कांच जब टूट जाता है तो उसके चारों तरफ छोटे छोटे कांच के टुकड़े बिखरे होते हैं, ठीक है, कांच के टुकड़े बिखरे होते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है? ये भी आपस में मिल जाते हैं, जैसे ये आपस में मिल गए,
ये क्या करते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण आपस में ऐसे आप मिलते रहते हैं, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये मिल गए। अब क्या हुआ, एक टाइम के बाद इनमें भी विस्फोट होता है, इनमें भी विस्फोट होगा, ठीक है। जब इनमें भी विस्फोट होगा तो इसके आसपास छोटे छोटे कण और निकलेंगे, ठीक है, वो भी आपस में मिलते हैं, तो इनसे आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, आकाश गंगा। अब ये जो आकाश गंगा है इसमें भी विस्फोट होता है, इसमें भी आपको विस्फोट देखने को मिलेगा। इसके कारण फिर छोटे छोटे तारों का निर्माण होता है, तारों का। अब तारे जब एक साथ हो जाते हैं तो फिर इसको बोलते हैं तारामंडल, तारामंडल, ठीक है। और ये छोटे छोटे ग्रह जो हैं, ये यहीं से आप देखोगे छोटे छोटे जो ये हैं, ये इनसे बनते हैं हमारे ग्रह, जैसे आपका पृथ्वी ग्रह हो गया, शनि ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, ठीक है। आया समझ में? छोटा सा एक पार्ट था, ठीक है। सर धीरे पढ़ाएं, धीरे ही पढ़ा रहा हूं खुशी, डोंट वरी। हाँ हाँ, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। और देखो ये जो संकल्पना है ब्रह्मांड, इसको बोलते हैं हम लोग विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना। मतलब ये क्या है, अभी भी इसमें विस्तार हो रहा है। ये जो ब्रह्मांड है ना हमारा, ये वाला, इसमें अभी विस्तार हो रहा है। देखो ना, पहले ये टूटा, ये, फिर उसके बाद ये टूटा तो ये बना, अब ये टूटने के बाद भी तारे बने छोटे छोटे, अब इसमें भी तारों में भी टूटन पैदा होती है, ठीक है। यहाँ पर टूटता जा रहा है, ये टूटता जा रहा है और फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो इसका नाम इसलिए विस्तारवादी परिकल्पना पड़ा है बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी को हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, विस्तारशील परिकल्पना थ्योरी। क्यों? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आज भी आप सुनते होगे ना, ब्रह्मांड फैल रहा है धीरे धीरे, ठीक है, ब्रह्मांड हमारा फैल रहा है। अब देखो यहां पे इन्होंने, ठीक है, यहां पे जो जॉर्ज लेमेथियर थे, इन्होंने थ्योरी तो दे दी आपकी बिग बैंग थ्योरी, लेकिन जो हमारे जोग्राफर थे ना, जोग्राफर थे या फिर जो नासा हो गया या अदर जैसे इसरो हो गया, ये जो साइंटिस्ट जो है नासा इसरो के, ये कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। तो इन्होंने इनोवेशन किया था, जैसे एडविन हबल के निरीक्षणों और पेंजियास तथा विल्सन द्वारा की गई कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज से बल मिला था। देखो ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है बिग बैंग सिद्धांत, इसको जो कई सारे निरीक्षण और कई सारे माइक्रोवेव बैकग्राउंड के जो रेडिएशन निरीक्षण किए गए थे, उससे भी बल मिला था। ये जो निरीक्षण किए गए थे ना, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, इन्होंने भी ये बोला कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो सही है। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब गलत है बिग बैंग थ्योरी में, सही है। हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे ब्लैक होल हो गया, ठीक है, ब्रह्मांड फैल रहा है, तारे टूट रहे हैं, तारे नए बन रहे हैं, ठीक है, तारे समाप्त हो रहे हैं, फिर कई कई नए बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन था आपके यूपीपी से प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, बताओ किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत, बताओ। ये आपका क्वेश्चन था, आपका 2015-16 में प्री में पूछा हुआ है। दैट इज वाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। देख लो यहां पे क्या पूछा है कि बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है, जबकि यहां पे पूछा भी नहीं है बिग बैंग सिद्धांत के अंदर क्या क्या है, ठीक है। और वो मेंस में भी नहीं पूछेगा, लेकिन हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रह्मांड है ये, ब्रह्मांड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो किसने किया, 1927 में जॉर्ज लेमेथियर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके प्री में। तो इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। सर समझ आ रहा है लेकिन क्या नोट करें, ये नहीं समझ आ रहा है, सब इंपोर्टेंट लग रहा है। पल्लवी इंपोर्टेंट सब लगता है, जब तक आप इस स्टेज में नहीं पहुंच जाते हो ना, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, तब तक सब इंपोर्टेंट लगेगा। मैं अभी आपको बोल रहा हूं, अभी आप अच्छे से समझो, ठीक है, अभी आप अच्छे से समझो। जो मेरी पीपीटी है उसका सेव करके रखो पीपीटी को, और बार बार रिवाइज करो पीपीटी को, ठीक है, बार बार रिवाइज करो पीपीटी को, वो इनफ है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो ना तो यहां से बना सकते हो नोट्स, ठीक है।
देखो नोट्स कैसे बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे बिग बैंग थ्योरी मैंने आपको बताई, ठीक है। अब ये किसने दी थी, यहां से बनाओ, 1927 में दी थी, किसने दी थी, जॉर्ज लेमेंथियर ने। ये लिख दिया आपने, किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऐसे करके नोट्स बनाए जाते हैं। बस देखो इस पूरी चीज को मैंने 1 2 3 4 लाइन को मैंने 2 पॉइंट में खत्म कर दिया, ठीक है। इस टाइप से बनाओ, ठीक है, इस टाइप से बनाओ। ब्रह्मांड में तो देखो हीलियम मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है, मीथेन मिलेगा आपको ब्रह्मांड में, ठीक है। इस टाइप से नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन देखा, अब हम देखेंगे, ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी का, बिग बैंग थ्योरी जो मैं आपको बताई ना अभी, देखो 15 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, 15 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, जो घना पदार्थ था विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक, अभी मैंने बोला था ना, ये था पदार्थ था एक अग्निपिंड, मतलब एक तरह से आग का गोला था ये अग्निपिंड, ठीक है। 15 अरब वर्ष क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, अभी मैंने आपको बताया था वही चीजें हैं, इसमें विस्फोट हुआ। जब इसमें विस्फोट हुआ, ठीक है, तो छोटे छोटे पदार्थ निकले जिनको हम बोलते हैं काले पदार्थ, और ये आपस में समूहन होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। मैंने अभी आपको बताया था, ये देखो छोटे छोटे ये निकले थे ये, अब ये भी आपस में मिल गए, आपस में मिल गए, इनसे क्या हुआ, पिंडों का निर्माण हुआ, अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। फिर इसमें ही विस्फोट हुआ, इसमें विस्फोट होने के कारण आकाश गंगाएं बनती हैं, आकाश गंगा में विस्फोट होता है जिसके कारण तारे बनते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके फिर ग्रहों का भी निर्माण होता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके ग्रहों का भी निर्माण होने लगता है, ठीक है। चलो, अब इन पिंडों के चारों तरफ सामान्य पदार्थ का जमाव होने लगा, जिस कारण इनका आकार बढ़ता गया। ये पिंड थे यहां पे, अब इनके कारण यहां पे ये आपस में मिलने लगे, ठीक है, फिर इनका आकार बढ़ता गया, फिर इसमें विस्फोट हुआ। इन पिंडों में आकार में वृद्धि होने के कारण आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, अभी मैंने आपको बताया था। परिणाम स्वरूप आकाश गंगा जो प्रारंभ में आसपास थी वह निरंतर दूर होती रही। निरंतर दूर होने का मतलब क्या, फैलना, है ना, ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है, तो आकाश गंगाओं से भी पता चलता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ठीक है। आरिफा क्या है सर, इसमें भी बताओ कैसे। हाँ देखो, इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ समझना है, इसका नोट्स नहीं बनाना है, इसका सिर्फ समझो कि बिग बैंग थ्योरी एक्चुअल में क्या कहती है। कोई पूछ दे आपसे, मान लो कल को कोई पूछ ले इंटरव्यू में कि बताओ बिग बैंग थ्योरी कैसे बताती है कि हमारा ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जब मैं आपको कल सौर मंडल पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे भी ये थ्योरी काम आएगी। तो इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, इसको सिर्फ आपको समझना है। और एक चीज यहां पे नोट्स बना सकते हो कि कितने वर्ष पहले, 15 बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, बस इतना। बाकी इन चीजों को समझो जो मैं अभी आपको मैंने समझाया है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। विजय सर किस रूप में ब्रह्मांड फैल रहा है, देखो किस रूप में, क्या मतलब किस रूप में, कैसे ब्रह्मांड कैसे भी फैल सकता है, किधर किधर की तरफ भी फैल सकता है, ऐसे, ठीक है। देखो किस रूप में फैल रहा है किसी को नहीं पता, साइंटिस्ट अभी वही खोजने में लगे हुए हैं, ब्रह्मांड किधर की तरफ फैल रहा है, किधर कम फैल रहा है, किधर ज्यादा फैल रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इसका नोट्स नहीं बनाना है, यह आपको सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। चलो, ठीक है। देख लो, अपने निर्माण काल से लेकर वर्तमान तक इसमें लगातार फैलाव हो रहा है, किसमें, ब्रह्मांड में, ठीक है। आकाश गंगाओं में भी विस्फोट हुआ, जो मैंने अभी बताया। आकाश गंगाओं में विस्फोट होने के कारण क्या होता है, तारों का निर्माण होता है, और तारों के विस्फोट के कारण जनित पदार्थों द्वारा ग्रहों का निर्माण होता है, ठीक है। आकाश गंगाओं में विस्फोट हुआ, आकाश गंगा, इसके कारण बने आपके तारे, तारों में विस्फोट हुआ, इसके कारण बने आपके ग्रह, ग्रह मतलब शनि, है ना, शुक्र, और हमारा पृथ्वी, ये सब, ठीक है, पृथ्वी, ये सब। यहां तक डाउट किसी को, यहां तक किसी को डाउट, एनीबॉडी, यहां तक डाउट किसी को, फिर हम चलते हैं आगे, बताओ। ठीक है,
अच्छा स्लो पढ़ाइए, चलिए ठीक है स्लो पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमने समझ लिया हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे तारों की उत्पत्ति। अब हम देखेंगे तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, ऑल्दो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ समझ लो। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप समझ लो तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, चलो तारों की उत्पत्ति से पहले हम समझते हैं ब्रह्मांड की संरचना। ठीक है, अभी तो हमने ब्रह्मांड देखा, अब ब्रह्मांड की संरचना देखते हैं, मतलब ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें पाई जाती है। ठीक है, ब्रह्मांड की संरचना, जब भी मैं संरचना की बात करूंगा ना, जब भी मैं संरचना की बात करूंगा, जैसे ये हमारा ब्रह्मांड है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी, कौन कौन सी गैस मिलेगी। ठीक है, शिवम दुबे क्लास कब तक चलेगी? क्लास चलेगी आपकी 15 से 18 सितंबर के बीच में, 20 सितंबर से पहले पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो ब्रह्मांड में क्या चीज मिलती है, ब्रह्मांड में आपको ग्रह मिलेंगे, तारे मिलेंगे, आकाश गंगाएं मिलेंगी, आपको तारामंडल मिलेगा, हम भी ब्रह्मांड के अंदर ही हैं, जानवर सारे ब्रह्मांड के अंदर है। जो भी चीज आपको दिखती है ना चारों तरफ, आप ऊपर देखो आसमान में, धरती के नीचे देखो, चारों तरफ जो भी देखते हो आप, सब ब्रह्मांड के अंदर है। ठीक है, सारे आपको ब्रह्मांड के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब ब्रह्मांड को हम तीन घटकों, ब्रह्मांड जो है हमारा तीन घटकों से बना हुआ है। जैसे सामान्य पदार्थ जो हमें दिखाई देता है, सामान्य पदार्थ जो हमको दिखाई देता है, और श्याम पदार्थ मतलब काला पदार्थ, काला पदार्थ है ना, जो हमारे ब्रह्मांड में ऊपर होता है ना, ब्रह्मांड के ऊपर जो होता है, मतलब ब्रह्मांड में जो एनर्जी पदार्थ, जैसे विस्फोट होने के कारण जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, उसको वो दिखाई नहीं देते, उसको वो काले कलर के होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको काला पदार्थ बोला जाता है। श्याम ऊर्जा, ठीक है, डार्क एनर्जी बोलते हैं इसको, डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी। ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप समझ लो। ठीक है, सिर्फ समझ लो, इंपॉर्टेंट नहीं है। सामान्य पदार्थ क्या होता है? सामान्य पदार्थों में वे परमाणु होते हैं जिनसे तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं, बाह्य ग्रह, मानव और ब्रह्मांड में प्रत्येक अन्य दृश्यमान वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, जैसे हमारा सब चीज किससे बना हुआ है? अणु से बना हुआ है। हमारे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें सब, जिसके उसके पीछे क्या है? अणु है ना, एटम्स। उसके पीछे रीजन क्या है? एटम। साइंस में पढ़ा होगा आपने, अणु। ठीक है, और सामान्य पदार्थ वही है जिनसे पूरी पृथ्वी के, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें बनी हुई, जैसे तारे बने हुए हैं परमाणु से, ग्रह, बाह्य ग्रह, मानव हो गया, ब्रह्मांड में प्रत्येक अन्य दृश्यमान वस्तुएं सब बनी हुई है परमाणु से। ठीक है, अब इनका अधिकांश भाग देख लो, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन नामक परमाणु कणों से बना होता है। चाहे तारों की बात करो, ग्रहों की बात करो, या फिर हमारी बात करो। ठीक है, यह गैस, ठोस, द्रव और आवेशित कणों के प्लाज्मा के रूप में मौजूद हो सकता है। ठीक है, चलो अब जैसे तारे हो गए, तारे आपने देखा होगा, तारे चमकते हैं। जैसे हमारा ग्रह हो गया पृथ्वी, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। पृथ्वी हमारी ठोस अवस्था में है। जैसे आप बृहस्पति की बात करोगे, बृहस्पति आपकी ठोस अवस्था में नहीं, इसका घनत्व बहुत कम है, इसका घनत्व कम मिलेगा, इसमें गैस ज्यादा मिलेंगी, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो किसके कारण होता है? सब इसी के कारण होता है, परमाणु के कारण। ठीक है, ये आपको ध्यान, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, हाँ मानव, बिल्कुल मानव। ठीक है, चलो डार्क मैटर देख लो। डार्क मैटर मतलब श्याम पदार्थ, मतलब काला पदार्थ। ठीक है, डार्क मैटर आपने सुना होगा ना कई बार डार्क मैटर के बारे में। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ। ठीक है, डार्क मैटर स्थान घेरता है और द्रव्यमान रखता है, लेकिन यह प्रकाश को परिवर्तित, अवशोषित या विकीर्ण नहीं करता। कम से कम अभी तक इसका पता लगाने लायक तो कोई नहीं है। ठीक है, ब्रह्मांड का लगभग 27% जो हिस्सा है इसमें शामिल है। देखो डार्क मैटर क्या होता है, जैसे ये तारा है, ये टूटा, ये तारा टूट गया, अब ये छोटे छोटे कण निकल रहे हैं ना, ये देखो ये निकल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये पदार्थ हैं, ये काले कलर के होते हैं, डार्क, बिल्कुल, इसलिए इसको डार्क मैटर बोला जाता है। अब ये क्या करते हैं? ये भी ब्रह्मांड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन्हीं से कई सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, चलो इन्हीं से
कई सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, चलो डार्क एनर्जी देख लो। डार्क एनर्जी है ना, डार्क एनर्जी एक और रहस्यमय घटक है जो ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा कवर करती है। डार्क एनर्जी प्रकृति अभी भी व्यापक शोध अनुमान का विषय है। डार्क एनर्जी देखो, डार्क एनर्जी के बारे में अभी तक लोगों को पता ही नहीं चला है। अभी भी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, नवोन्मेष कर रहे हैं, है ना, खोज कर रहे हैं हम लोग इसमें डार्क एनर्जी में। ठीक है, चलो 1920 के उत्तरार्ध से ही खगोल शास्त्रियों को से पता ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो इसमें आपको सिर्फ ये समझना है, ठीक है, कि एक्चुअल में ब्रह्मांड की संरचना कैसे होती है। तो ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, सामान्य पदार्थ मिलेगा, डार्क एनर्जी मिलेगी और डार्क पदार्थ मिलेगा। ठीक है, सामान्य जो पदार्थ होते हैं वो सबके लिए होते हैं, सब कुछ मतलब उसी से निर्मित होता है, जैसे परमाणु हो गया। डार्क एनर्जी या डार्क पदार्थ हो गए, छोटे छोटे कण हो गए वो, ठीक है, उन्हीं कणों से जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं डार्क एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे तारों, तारों का निर्माण कैसे होता है। तारों का निर्माण देखो, ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझो। ठीक है, तारों का निर्माण सिर्फ समझना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अभी हमने डिस्कस किया था ना आकाशगंगाएं, आकाशगंगा हमने डिस्कस किया था। ये मान लो ये सारी इतनी सारी चीजें ये एक साथ हैं, तो इसको बोलते हैं आकाशगंगा। जब आकाशगंगा में विस्फोट होता है, जब आकाशगंगा में विस्फोट होता है, ठीक है, विस्फोट होने के कारण छोटे छोटे कण निकलते हैं, छोटे छोटे कण निकलते हैं ये। ठीक है, अब इन कणों से ही तारों का निर्माण होता है। ये कण क्या है, तारे हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट है ना, ये क्या है, हमारे तारे हैं। ठीक है, तो आपको यहां पे समझ में आएगा, सर अगर तारों के ऊपर कोई बल नहीं लगा तो वो कभी टूटेगा ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टूटता है, टूट जाएगा वो। ठीक है, चलो अब तारों का जो निर्माण होता है ना, देखो हमने क्या बोला था, ब्रह्मांड का निर्माण कब से होता है बताओ, 13 अरब वर्ष पूर्व। और जब तारों का पहले ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मांड का आकाशगंगाएं बनेंगी, आकाशगंगाओं का विस्फोट के कारण तारों का निर्माण होगा। और जब तारों के अंदर जब विस्फोट होगा तो ग्रहों का निर्माण होगा। जब तारों के अंदर विस्फोट होगा तो क्या होगा, ग्रहों का निर्माण होगा। ठीक है, तो जो हमारे तारे बने थे वो कब से बने थे, तारे बने थे 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, अब तारों का देखो, आपने देखा होगा तारा चमकता रहता है। क्यों चमकता रहता है तारा, क्योंकि ऊर्जा के कारण, गैस के कारण। ठीक है, नहीं नहीं, नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है विनोद, हाँ अणु परमाणु बिल्कुल। सर जी एक्सप्लेन सामने देख के कीजिए। अच्छा ठीक है अंशिका, ठीक है, देखो देखो अभी हमने डिस्कस किया था ब्रह्मांड, है ना, ब्रह्मांड में विस्फोट होता है तो छोटे छोटे कण बनते हैं, उनके निकलने के कारण आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। ये आकाशगंगाएं बनी, आकाशगंगाओं में फिर विस्फोट होता है, आकाशगंगाओं में विस्फोट होने के कारण क्या बनते हैं, तारे बनते हैं। तारों में विस्फोट होता है, तारों में विस्फोट होने के कारण क्या बनते हैं, ग्रह बनते हैं। ठीक है, चलिए, चलो तारों का जन्म एक विशाल गैस और धूल के बादल जिसे निहारिका कहा जाता है में होता है। जैसे अब देखो ये है ना, इनका विस्फोट हुआ आकाशगंगाओं का, आकाशगंगाओं का विस्फोट होने के कारण छोटे छोटे कण बनते हैं, ये निकलते हैं ऐसे। ठीक है, छोटे छोटे गैस के पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये धूल होता है, यहाँ पे धूल होता है, गैस होता है ना, गैस, छोटे छोटे पदार्थ होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं एक साथ, निहारिका। जब तक तारा नहीं बनता उसको हम क्या बोलेंगे, निहारिका। ठीक है, अब ये एक साथ जब मिलेगा इसके बाद फिर बनता है तारा। ठीक है, निहारिका के भीतर गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस और धूल के कण एक दूसरे की ओर खींचने लगते हैं, जिससे बादल का घनत्व बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है, ये सारे एक जैसे आपस में मिलने लगेंगे। ठीक है, आपस में मिलने लगेंगे, जिसके कारण फिर धीरे धीरे तारों का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, चलो जब घनत्व और तापमान एक निश्चित सीमा तक पहुंचता है तो फिर एक प्रोटोस्टार बनता है। प्रोटोस्टार क्या होता है, तारों से पहले, तारा बनने से पहले जो स्टार बनेगा, मतलब तारा बनेगा, उसको हम बोलते हैं प्रोटो स्टार। ठीक है,
चलिए, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझो, ठीक है, सिर्फ समझो, ये लिखना नहीं है, ठीक है। अब देखो, प्रोटोस्टार के केंद्र में तापमान और दबाव इतना अधिक होता है कि हाइड्रोजन परमाणु संललित होकर हीलियम बनते हैं, ठीक है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। किसके कारण? हीलियम के कारण, ठीक है, हीलियम के कारण ऊर्जा मुक्त होती है। लिखना नहीं है आपको, बस जहां पे लिखना होगा ना मैं बता दूंगा, डोंट वरी, सिर्फ आप चीजों को समझो, ठीक है। अब जो ये ऊर्जा मुक्त हो रही है ना, ये जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसी के कारण आप देखोगे ये चमकने लगता है तारा, चमकने लगता है। जो आपको चमकता हुआ तारा दिखता है ना, वो इसी ऊर्जा के मुक्त होने के कारण, ठीक है। परमाणु संलयन के कारण तारा स्थिर हो जाता है और मुख्य अनुक्रम तारे के रूप में चमकने लगता है, ठीक है। गैस संघनन और तारा निर्माण की इस प्रक्रिया ने आकाशगंगाओं की संरचना संयोजन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं, ठीक है। तारों का निर्माण आपको समझ में आ गया कैसे हुआ है? आकाशगंगाओं में विस्फोट हुआ, आकाशगंगाओं में विस्फोट होने के कारण छोटे छोटे कण आपस में मिले, आपस में मिलने के कारण वहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा हुई निहारिका के अंदर, तो सारे आपस में मिलने लगे, जिसके कारण धीरे धीरे हीलियम गैस के कारण वहां पे उनमें चमक उत्पन्न होने लगी, जिसको आजकल हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? अब धीरे, जैसे तारा हो गया ना, ये चमकेगा, ठीक है, ये तारा हो गया, चमकेगा, धीरे धीरे समाप्त भी होता है, ठीक है। जब आपके यहां पढ़ते नहीं है तो निखा कैसे पढ़ स्लो पढ़ाइए, चलो, ठीक है, डोंट वरी सिप्रा। देखो ये टॉपिक ना, ये टॉपिक इतना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा फोकस कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं तारों का निर्माण कैसे होता है। देखो ये दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है ना, ये बताओ दिख रहा है? दिख रहा है ये? देखो यहां पे थी आकाशगंगा, अब क्या हुआ? आकाशगंगा में विस्फोट हुआ, आकाशगंगा में विस्फोट होने के कारण नेबुला बना, नेबुला, ठीक है, ये नेबुला बना, अभी हमने पढ़ा था ना, तो नेबुला में गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होती है, तो मिलने लगे आपस में ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये नेबुला बनने के कारण आप देखोगे यहां पे एक तारा बनता है, एवरेज तारा, इसको क्या बोलते हैं? सामान्य तारा। एक तारा यहां बनेगा और एक तारा नीचे बनेगा, मैसिव स्टार, बड़ा तारा, ठीक है, बड़ा तारा, एक मतलब इसी को ले लेते हैं सामान्य तारा, ठीक है। अब ये तारा देखो लाल दिख रहा है, यहाँ पे रेड ग्लैंड लाल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे देखो लाल और पीला दिखने लगा, रेड सुपर ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये सुपरनोवा बन गया, सुपरनोवा, बहुत ज्यादा चमकने लग गया, ठीक है। अब धीरे धीरे करके क्या होता है, इसमें ये भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ये नेबुला स्टार बना एक, और यहां पे बन गया ब्लैक होल, ब्लैक, ये आपको ध्यान सिर्फ समझना है, ब्लैक होल। और ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल ब्रह्मांड के अंदर एक काला पूरा एक ऐसा एरिया रहता है जहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेती है वो, ठीक है, प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेती है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल, ठीक है। चलो, तो जब ब्लैक होल बन जाता है तो फिर खत्म हो जाता है आपका तारा, जैसे व्हाइट डार्क, सफेद ड्वार्फ, ये भी क्या होता है? तारा खत्म होने का प्रोसेस है। तो हमने यहां पे देखा आकाशगंगाओं में विस्फोट हुआ, नेबुला बना, नेबुला के बाद आप देखोगे तारा बना, ठीक है, तारा चमका, फिर उसके बाद तारा की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, फिर उसके बाद वो धीरे व्हाइट डार्क में कन्वर्ट होकर छोटा बन गया, खत्म हो गया तारा, ठीक है, यहां पे ब्लैक होल बन गया। तो ऐसे तारों का निर्माण होता है और इसी टाइप से तारों का फिनिश भी होती हैं तारे, ठीक है। चलो, तो अब जैसे ये तारा हो गया है ना, ये अब यहां पे कई सारे तारे हैं, यहां पे कई सारे तारे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तारामंडल, क्या बोलेंगे? तारामंडल, ठीक है। यहाँ पे आकाशगंगा है, यहाँ पे कई सारे आकाशगंगा है,
ठीक है, इन सबको जोड़ के हम लोग आकाश गंगा ही बोलेंगे, आकाश गंगा। जैसे सबसे बड़ा होता है मिल्की वे, मतलब एक है एग्जांपल मिल्की वे, मिल्की वे आकाश गंगा, मिल्की वे आकाश गंगा, एक आकाश गंगा का एग्जांपल है मिल्की वे आकाश गंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां तक डाउट किसी को, यहां तक किसी को डाउट? क्या खेल रहे हो आप लोग, ये चीज मत करो। ठीक है, ये चीज मत करो वरना एग्जाम आएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको नहीं आएगा समझ में। हाँ हाँ, लाखों आकाश गंगाएं हैं बिल्कुल, जिसमें से एक आपका मिक्सी वे, सॉरी मिल्की वे। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन कराता हूं मैं। ठीक है, देखो ब्लैक होल ऐसा दिखता है, ये है आपका ब्लैक होल। ठीक है, ये पूरा देखो आकाश गंगा है ये। ठीक है, यहां पे ये पूरा ब्लैक होल है ये, यहां पे इसका जो द्रव्य मतलब इसका जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो बहुत अधिक है, यहां पे गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। ठीक है, ब्लैक होल तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ सभी चीजों को खींच लेता है, ये ब्लैक होल अपनी तरफ सभी चीजों को खींच लेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल अंतरिक्ष का ऐसा क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी वस्तु यहां तक कि प्रकाश भी इससे नहीं बच पाता है। अभी मैंने आपको बताया था, मान लो ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा ब्लैक होल है, मान लो ब्लैक होल। ठीक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है ना, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण क्या होता है कि जो सेब, जैसे आइंस्टीन ने क्या बोला, सेब जो न्यूटन ने, सेब जो है नीचे गिरेगा, है ना, नीचे गिरता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचता है अपनी तरफ। तो ऐसे ही ये जो ब्लैक होल है इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा बहुत ज्यादा होगा, तो सारी चीजें अपनी तरफ खींचने लगता है। ठीक है, सारी चीजें अपनी तरफ खींचने लगता है ये। ठीक है सर, डाउट तो बहुत है लेकिन पूछो तो इतना फालतू के कमेंट कर दिया जाता है कि आप वो देख नहीं पाओगे। चलो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। देखो एक और चीज, किसी के भी डाउट है ना, किसी के भी डाउट है, जो मैंने आपको टेलीग्राम आईडी दे रखी है वहां पे जाना, वहां पे डाउट भेज सकते हो, वहां पे आरके सर्च करना, आरके वो मेरा नाम है। ठीक है, और मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो देखो ब्लैक होल को आमतौर पर सीधे नहीं देखा जा सकता, लेकिन आसपास के पदार्थों पर उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से उन्हें देखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आपको सिर्फ ये समझना है नोट्स कैसे बनाना है, ये बस इसका नोट्स बना लो, सिर्फ इतना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, नोट्स बनाने के लिए वो है कि ब्लैक होल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, चलिए आस्था नंबर नहीं, वो मेरा टेलीग्राम आईडी है ना, टेलीग्राम आईडी में जाओ, आर के सर्च करो, वो मेरा ही नाम है। ठीक है, मेरी टेलीग्राम आईडी है, वहां पे सब दिख जाएगा आपको। ठीक है, मेरी टेलीग्राम आईडी में बता देता हूं फिर से, रमेश सर पीएससी पीडब्ल्यू। ठीक है, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, चलो अब देख लो, इसको भी छोड़ दो, ये भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी जरूरत नहीं है। ब्लैक होल बनने के दूसरे प्रकार गैस का डर, ये भी जरूरी नहीं है, छोड़ दो, सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, मतलब ब्लैक होल बनते कैसे हैं वो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी, यूपीएससी के लिए जरूरी होता है वो, ऑल्दो यूपीएससी भी नहीं पूछती ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ब्लैक होल अभी आई थिंक 2019-20 में न्यूज में था तो इसलिए क्वेश्चन बना था, बाकी ब्लैक होल पे यूपीएससी भी क्वेश्चन नहीं बनाती है। ठीक है, हमें ब्लैक होल में क्या समझना है, एक ऐसा क्षेत्र होता है पूरा काले कलर का जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि सारी चीजों को अपनी ओर खींच लेती है, वही आपका ब्लैक होल है। ठीक है, बाकी ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखो। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है हमारे महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्होंने ब्लैक होल के सिद्धांत पर
विस्तृत जानकारी दी थी, है ना। सबसे पहले जो अगर जानकारी दी थी ना किसी ने, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दी थी, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने जानकारी दी थी ब्लैक होल को लेकर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कई बार बना है आपके प्री में, इस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से कई बार आपके प्री में क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए, चलो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और कब दी थी? 1935 के आसपास, 1935 के आसपास इन्होंने बताया था ब्लैक होल के बारे में, ठीक है, 1935 के आसपास। चलिए, ये ब्लैक होल मैंने अब एक क्वेश्चन करो, बताओ क्वेश्चन देखो, 2015 का क्वेश्चन है और 2016 का क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले पता चला था, किसको पता चला था बताओ, और ब्लैक होल के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने प्रदान की थी, बताओ। बताओ बताओ। सी, पहले का सी है, ठीक है, चंद्रशेखर, और दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, ठीक है। तो देखो जो हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछा है, बिल्कुल अंदर घुस के नहीं पूछा है। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि हमें सिर्फ वो चीजें पढ़नी है अपने एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप रैंडमली पढ़ने जाओगे तो ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, ठीक है, हमें सिर्फ अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा ब्रह्मांड खत्म हो गया, कल हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल, ठीक है, कल हम लोग सौर मंडल पढ़ेंगे, यहां से कई बार क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? पोल का मैं कल करवाता हूं, ठीक है, पोल का कल करवाता हूं, डोंट वरी, पोल का मैं कल करवा दूंगा आप लोगों का, ठीक है। यहां तक डाउट किसी को? चलो चलो देखो, डाउट बिल्कुल मत रखना, ठीक है, हाँ डाउट नहीं रखना है। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ेगी ना और इंटरेस्टिंग आएगा। देखो ये टॉपिक जो इतने इंटरेस्टिंग है नहीं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और यहां से क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं, यहां से क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं। हाँ प्री में ही क्वेश्चन आता है, इसलिए मेंस का मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिया है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है, मेंस में क्वेश्चन ही नहीं आएगा, इससे सिर्फ प्री में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे, कल हम लोग और क्वेश्चन लेके आएंगे, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पीवाईक्यू लेके आऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे, और आपका, ठीक है, और आपकी चीजें भी क्लियर होती रहे, ठीक है। सर सब ऊपर से जा रहा है, डोंट वरी, हाँ इसकी ऐप मिल जाएगी। देखो जिनके भी ऊपर से जा रहा है ना, डोंट वरी, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये टॉपिक देखो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा आपको बोल भी नहीं रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्री में क्वेश्चन पूछता है, मेंस में जब क्वेश्चन पूछेगा तो उस टॉपिक में हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। और जो कल का टॉपिक होगा हमारा सौर मंडल, यहां से प्री में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहां से हम लोग कल कवर करेंगे। बाकी आपका यूपीएससी है ना, आपका अदर जो एग्जाम होंगे, ठीक है, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, या फिर आपका एमपीएससी हो गया, उत्तराखंड पीसीएस, सब आपका कवर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइम दे दूंगा, डोंट वरी, कल से आपको सब टाइम मिलेगा। हाँ हाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आप मेरा टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लो, ठीक है, मेरा टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लो, रमेश सर पीएससी पीडब्ल्यू। हम लोग सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे मिलेंगे, अपनी ज्योग्राफी को अच्छा करेंगे, अपने आप को, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को कवर कर सके और आपका
प्री और मेंस दोनों सही हो सके। ठीक है, चलिए चलिए, तो कल मिलते हैं आपसे फिर। ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो और अपने पेरेंट्स को प्राउड कराओ। जो कोई आ रहा है जा रहा है जाने दो, सिर्फ अपना फोकस करो एग्जाम पे। एग्जाम पे फोकस करो, आपका एग्जाम निकलेगा, सभी लोग आपके साथ मिलने आएंगे। मैंने खुद देखा है, ठीक है, मैंने खुद देखा है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बात भी नहीं करते, लेकिन जैसे सिलेक्शन होता है सब लोग आपके पीछे आते हैं। ठीक है, तो अपने लिए ट्राई करो, अपने परिवार के लिए ट्राई करो, अपने फ्यूचर के लिए ट्राई करो। और आपने ये जो चीज चूज किया है यूपीपीएससी, इससे आप ए ग्रेड के ऑफिसर बनोगे स्टेट लेवल पे। ठीक है, अपने देश के लिए काम करना है और अपने स्टेट के लिए काम करना है। ठीक है, तो इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को। कल मिलेंगे, तब तक ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। सबसे बड़ी चीज, अपने ऊपर भरोसा रखो, ट्रस्ट करो अपने ऊपर। जब आप ट्रस्ट करोगे अपने ऊपर तो सारी चीज इजी होने लगेंगी। ठीक है, बाकी तो मैं हूं, जो मेरे से हेल्प होगा ना, चाहे प्री में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे इंटरव्यू में हो। अगर आप लो फील कर रहे हो, मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मेरे को मैसेज कर दो टेलीग्राम पे, वॉइस नोट भेज दो। ठीक है, मैं आपके साथ कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो, हम दोनों मिलकर ज्योग्राफी को एक इस लेवल पे पहुंचा देंगे कि जहां पे अगर प्री में क्वेश्चन पूछेगा मतलब हल कर लोगे, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर लिख लोगे। बाकी जैसे जैसे मेंस का टॉपिक आएगा ना, मैं आपको आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग कराऊंगा। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू ऐड होते हैं सुशील, बिल्कुल 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। हाँ देखो, नाम से पता चल गया, रमेश है मेरा नाम। ठीक है, 2017 से मैं यूपीपीएससी दे रहा हूं। मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूं यूपीपीएससी में। ठीक है, 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूं, 4 बार मेंस लिख चुका हूं। तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है यूपीपीएससी को लेकर। यूपीएससी में मेंस दे चुका हूं मैं, ठीक है, अदर बीपीएससी में मेंस इंटरव्यू दे चुका हूं। तो मुझे बहुत ज्यादा, खासतौर पर अपने यूपी में मुझे पता है कि एग्जामिनर की सोच क्या है, एग्जामिनर किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, जैसे अभी आपका मेंस का एग्जाम हुआ था, मैंने आपको यूपी स्पेशल का बताया, यूपी स्पेशल मैं ही पढ़ाता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक यूपी स्पेशल एक ज्योग्राफी, दोनों आपका स्ट्रॉन्ग करा दूंगा मैं यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल, यूपीएससी लेवल का ही होगा विशाल, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को। कल मिलेंगे, तब तक ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ट्रस्ट रखो अपने ऊपर। थैंक यू सो मच।